गवर्नर तेलंगाना श्री विष्णुदेव जी वर्मा गारू, भारत सरकार के कल्चरल मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, यूनियन मिनिस्टर श्री किशन रेड्डी गारू, मंच पर उपस्थित श्री श्रीनिवास वर्मा गारू, सम्मानीय श्री अशोक गजपति राजू गारू, श्री सुभाष चंद्र राजू गारू, श्री सीताराम राजू गारू, श्री एएसएन राजू गारू, श्री सत्यनारायण राजू गारू, श्री रमेश गारू, श्री रघुराम राजू, श्री गिरी गारू, श्री वेंकटपति राजू गारू और इस ऑडिटोरियम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं श्री अल्लूरी सीताराम राजू गारू की 120th बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर मैं अपनी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, हम यहां सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के भीतर मौजूद मान, सम्मान, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना को फिर से जगाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। साथियों, मैं हमेशा मानता हूं कि हम हर मनुष्य के भीतर मान, सम्मान और स्वाभिमान की एक बहुत ही बलवती भावना होती है। और मान, सम्मान, स्वाभिमान की ऐसी बलवती भावना होती है कि जब हमारे भारत माता के पैरों में दास्ता की बेड़ियां पड़ी थीं, तो दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए जिनकी उम्र 16 साल थी, 18 साल थी, 21 साल थी, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। याद कीजिए उस चंद्रशेखर आजाद को, 16 साल की जवानी थी, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेजों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची, तो उस मान, सम्मान, स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद को इस बात की चिंता सताने लगी, कहीं अंग्रेज विदेशियों की गोली हमारे जिस्म में प्रवेश करके हमारे जिस्म को नापाक न कर दे, इसलिए उन्होंने अपने रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में ही दाग लेने का काम किया था। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ था। ऐसे कई अनगिनत नाम हैं। तब जाकर, इसीलिए मैंने कहा कि मान, सम्मान, स्वाभिमान की भावना हर मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। और इस खास अवसर पर द ग्रेट अल्लूरी सीताराम राजू की 188वीं जयंती और रामपा रिवॉल्यूशन के 103 इयर्स पूरे होने पर हम मन्यम बेरुडु यानी जंगलों के वीर को शीश झुकाकर नमन करते हैं, जिनका साहस और बलिदान भारत का स्वाभिमान और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पहचान बन गया है। साथियों, अल्लूरी सीताराम राजू के रूप में आंध्र प्रदेश ने भारत का एक ऐसा महान वॉरियर सेंट दिया, जिसकी विरासत आज भी हमारे जंगलों की हवाओं में, हमारे इतिहास के किताबों के पन्नों में और हमारे राष्ट्रीय चेतना में, नेशनल कॉन्शसनेस में बराबर यह गूंजती रहती है। साथियों, हम जब भी उनके जीवन के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में केवल एक वॉरियर की इमेज नहीं आती है, बल्कि एक ऐसे लीडर की तस्वीर आती है जिसने अपनी जनता के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। उनके विचार, उनका दृष्टिकोण और उनकी वीरता आज भी हमें यह याद दिलाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति की यह नैतिक जिम्मेदारी है, यह मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि आज जब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, जब एक नए भारत की हम बात करते हैं, तो इस भारत में न्यू टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटल रिवॉल्यूशन जैसी चीजें तो जरूरी हैं ही। यह सारी चीजें तो विकास के लिए बहुत ही जरूरी हैं, लेकिन जो चीज भारत को भारत बनाए रख सकती है वह है हमारी सांस्कृतिक आत्मा, कल्चरल सोल। वही भारत को एक रख सकती है। वह हमारी महान विभूतियों के व्यक्तित्व से, कर्तृत्व से आती है और ऐसे ही महान विभूति थे द ग्रेट अल्लूरी सीतारमन राजू जी। साथियों, उनका नाम आते ही न सिर्फ तेलंगाना या आंध्र प्रदेश
बल्कि पूरे भारत की छाती चौड़ी हो जाती है। क्योंकि वह एक फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ अपने आप में वह एक आंदोलन थे, अपने आप में वह एक मूवमेंट थे, एक ऐसा आंदोलन जो जंगलों से उठा और उस समय दुनिया के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की उन्होंने नींव हिला दी थी। उन्होंने बताया कि जब हम सच के साथ खड़े होते हैं तब सामने कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्लूरी सीताराम राजू कोई सामान्य बैरियर नहीं थे मेरे साथियों, उनके भीतर वह आग थी जो सेंचुरीज के संघर्षों को एक दिशा देने वाली थी, उसको एक डायरेक्शन देने वाली थी। केवल 27 इयर्स की एज में उन्होंने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े सेनापति भी नहीं कर पाए। उन्होंने आदिवासी समाज को न केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा किया, बल्कि उनमें प्राइड, करेज और कॉमरेडरी यानी भाईचारे की भावना को भी जागृत करने का काम उन्होंने किया था। साथियों, जंगलों में उनकी गुर्रिल्ला वारफेयर ने अंग्रेजों को हैरान कर दिया था। उनके पास न तो बड़ी सेना थी, न ही मॉडर्न वेपन्स, लेकिन उनके पास था एक मिशन जो किसी भी तोप, तलवार या हथियार से वह काफी बड़ा था। साथियों, उन्होंने जिस तरीके से ट्राइबल यूथ को जगाया, उनका आत्मबल बढ़ाया और अंग्रेजों की ऑप्रेसिव पॉलिसी के खिलाफ एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। शुरुआत में वो नॉन वायलेंट तरीके से, प्रारंभ में बहुत ही नॉन वायलेंट तरीके से लोगों को न्याय की राह पर ले जाने के वो पक्षधर थे। उन्होंने आदिवासियों से कहा कि वे लोकल पंचायतों से न्याय मांगें और ब्रिटिश कोर्ट्स को ठुकरा दें, लेकिन जब अत्याचार बढ़ता गया तो शांतिपूर्ण विरोध इनइफेक्टिव हो गया। तब उन्होंने हथियार उठाए, नफरत से नहीं बल्कि मजबूरी में उन्होंने हथियार उठाए थे। उनका निर्णय डीप मॉरल अंडरस्टैंडिंग से इंस्पायर्ड था। उन्हें पता था कि कब धैर्य रखना धर्म है और कब कम कर्म करना यह कर्तव्य है। इस बात को अल्लूरी सीतारमण राजू जी अच्छी तरह जानते थे। साथियों, आंध्र प्रदेश में एक तरह से देखें तो पूरे भारत में ट्राइबल कम्युनिटीज को ब्रिटिश रूल के दौरान बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन, शोषण को झेलना पड़ा था। ट्राइबल्स की जमीन पर अवैध कब्जे हुआ करते थे। ट्राइबल्स की खेती का जो ट्रेडिशनल एक तरीका था, उस पॉडू एग्रीकल्चर पर रिस्ट्रिक्शंस लगे थे। जंगलों की उनकी आजीविका यानी लाइवलीहुड छीनी जा रही थी। ऐसे में अल्लूरी गारू ने लोगों को बताया कि जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं जिया जाना चाहिए, बल्कि डिग्निटी के साथ जिंदगी हमको जीनी चाहिए। यह अल्लूरी सीतारमण राजू जी ने बतलाया। उन्होंने ट्राइबल राइट्स की बात की और आज मुझे ये कहते हुए सचमुच मेरे अंदर सेंस ऑफ प्राइड स्वाभाविक रूप से जागृत होती है कि ट्राइबल डेवलपमेंट को लेकर उनके जो थॉट्स थे, सचमुच उन्हीं थॉट्स को अपनाते हुए आज हमारी गवर्नमेंट के, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हम सबको ग्राउंड लेवल पर सारी बातों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, हम उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए ट्राइबल एरियाज में एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और कल्चरल आइडेंटिटी जैसे अनेकों एस्पेक्ट्स पर इस समय ध्यान दे रहे हैं। आज देश उनके बर्थ प्लेस पन्नरंगी को रेस्टोर होते हुए देख रहा है। चिंतापल्ली को जो उनकी कर्मभूमि थी, वहां के पुलिस स्टेशन का नेशनल हेरिटेज के रूप में रिनोवेशन हो रहा है। अब इन क्षेत्रों में टूरिस्ट आएंगे, बच्चों को फील्ड ट्रिप्स के लिए एक अवसर मिलेगा और उन बच्चों को भी यह गर्व होगा कि उनके अंदर भी देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक स्वाभाविक रूप से भावना भी पैदा होगी। साथियों, यदि हम शिक्षा की बात करें तो आपने देखा होगा कि कैसे ट्राइबल एरियाज में हमारी गवर्नमेंट ने स्कूल्स के स्टैंडर्ड इंप्रूव किए हैं, हॉस्टल्स बनाए गए हैं ताकि बच्चियों को, लड़कियों को पढ़ने के लिए दूर दराज न जाना पड़े। अभी कुछ महीने पहले हमने देखा है कि कैसे आंध्र प्रदेश की इस धरती पर 20,000 से भी अधिक ट्राइबल स्टूडेंट्स, जिनमें मेजॉरिटी लड़कियों की थी, उन्होंने एक साथ 108 टाइम्स सूर्य नमस्कार का एक रिकॉर्ड बनाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है।
साथियों, वो 108 सूर्य नमस्कार सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि वह उनके आत्मबल को भी सिंबलाइज करते हैं। साथियों, इस प्रकार का रिकॉर्ड इस भूमि से बन सकता है क्योंकि अल्लूरी सीताराम राजू की इंस्पिरेशन, उनकी प्रेरणा और उनकी लर्निंग की धरती यह है आंध्रा की धरती, तेलंगाना की धरती। अल्लूरी जी ने पूरे जीवन ट्राइबल से उत्थान के लिए काम किया है। हालांकि यह एक राष्ट्र के रूप में हम सबके लिए बहुत ही मुश्किल भरा हुआ वह समय था जब ट्राइबल एरियाज को नक्सलवाद के जहर का सामना करना पड़ा, लेकिन अब बेहद तेजी से हम उस जहर से भी अब मुक्त हो रहे हैं। साथियों, आज देश में नक्सलवाद की स्थिति यह है कि वह अब पूरे देश में सिर्फ 5-6 जिलों तक सिमट कर रह गया है और वहां भी उनका आतंक बहुत दिनों तक अब नहीं रहने वाला है। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि 31 मार्च समय दिया है कि 31 मार्च 2026 के पहले पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। यह हमारी गवर्नमेंट का यह फैसला है, गवर्नमेंट का संकल्प है। और अल्लूरी सीताराम जी राजू ने जिस ट्राइबल डेवलपमेंट का सपना देखा था, उस सपने को साकार करने में मैं समझता हूं कि हम सभी को बहुत बड़ी सुविधा होगी। साथियों, आप सबने भी देखा होगा कि जो क्षेत्र पहले नक्सलियों के आतंक से कांपते थे, आज वहां सड़कें, स्कूल, अस्पताल और अन्य नागरिक सुविधाएं वहां पर पहुंच चुकी हैं। जो क्षेत्र कभी नक्सल हब हुआ करते थे, आज वो एजुकेशनल हब बन रहे हैं। आज वहां बच्चे मोबाइल फोन चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, बड़े सपने देख रहे हैं। रेड कॉरिडोर के नाम से विख्यात भारत का वह क्षेत्र अब ग्रोथ कॉरिडोर में तेजी से बदल रहा है। साथियों, आप सोचिए कि ट्राइबल इलाकों में पहले नेटवर्क भी नहीं होता था, न मोबाइल होती थी, न इंटरनेट होता था। आजादी के 75 ईयर्स के बाद भी अनेक क्षेत्रों में हमारे ट्राइबल्स डिजिटल दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम तो बहुत दूर की बात है, इंटरनेट तक बेसिक सुविधा भी उनके पास नहीं थी, क्योंकि उन इलाकों में मोबाइल टावर्स भी नहीं थे। लेकिन अब यह सब कुछ तेजी के साथ हो रहा है। हमारी सरकार ने उन इलाकों में 10,000 से ज्यादा मोबाइल टावर स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें लगभग 8,000 टावर चालू हो चुके हैं, ऑपरेशनल हो चुके हैं। अब 1 दिसंबर 2025 तक हर ट्राइबल क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क पहुंच चुका होगा। मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों, नक्सल प्रभावित ट्राइबल क्षेत्रों में ITI और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी खोले गए हैं। साथ ही कई एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स भी प्रारंभ किए गए हैं। इनसे शिक्षा और रोजगार का एक ऐसा ब्रिज बना है जिससे हजारों यूथ मेन स्ट्रीम सोसाइटी से स्वाभाविक रूप से वह जुड़ रहे हैं। यही तो अल्लूरी जी का सपना था कि ट्राइबल एरिया देश के बाकी क्षेत्रों से और मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से वह जुड़े, और अब उनका सपना हम सभी मिलजुल कर साकार कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यही अल्लूरी सीताराम राजू के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब हम विकास की बात करते हैं तो एनवायरमेंट की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। अल्लूरी सीताराम राजू जी ने जंगलों में वो पढ़े बड़े, जंगलों के लिए और उस पर रहने वाले लोगों के लिए उन्होंने दिल से काम किया है। उन्होंने हमें सिखाया कि नेचर के साथ बराबर संतुलन बनाकर ही हमको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। इसलिए हमें अपने ट्राइबल एरियाज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल को भी अपनाना होगा, जिसकी तरफ हमारी सरकार तेजी से काम भी कर रही है। जैसे बैम्बू बेस्ड इंडस्ट्री, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप किए जाएं, जो इन्वायरमेंट को नुकसान भी न पहुंचाएं और साथ ही साथ रोजगार भी दें। साथियों, जब हम अल्लूरी सीताराम राजू के जीवन को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि उन्होंने जिस समय ब्रिटिश एम्पायर से लड़ाई की थी, वो समय आसान नहीं था। न शिक्षा की व्यवस्था थी, न रिसोर्सेज की कोई गारंटी हुआ करती थी। हर कदम पर भय था।
पर फिर भी उन्होंने हार कभी नहीं मानी। उन्होंने आदिवासी समाज को ऑर्गेनाइज किया, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट का संचार भी किया। साथियों, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा है कि श्री अल्लूरी गारू के जीवन की राह उनकी एक डीप मॉरल अंडरस्टैंडिंग से गाइडेड थी। वे इस बात की बहुत अच्छी तरह समझ रखते थे कि कब धैर्य रखना है और कब धर्म का पालन करना है और कब कर्म करना है, इसको अच्छी तरह से वह समझते थे। कुछ इसी तरह की समझ हमारे देश के बहादुर सेना के जवानों में भी है। जब पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की आतंकवादियों के द्वारा हत्या की गई तो हमने धैर्य, धर्म और कर्म, इन तीनों का परिचय दिया और उन्होंने धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा। लेकिन आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मारा तो धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर हमने उनको मारा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब लंका में हनुमान जी पहुंचे थे, जब तोड़फोड़ उन्होंने बहुत कर दिया, तो सीता जी ने पूछा था कि तुमने लंका में आकर इस प्रकार की तोड़फोड़ क्यों की? तो हनुमान जी ने बहुत ही विनम्रता और शालीनता के साथ खड़े होकर सीता जी के कहा, हे माते, जिन मुहि मारा तिन मुहि मारे, जिन्होंने मुझे मारा केवल हमने उन्हीं को मारा है। मेरे बहनों भाइयों, यही काम हम लोगों ने भी किया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। हम लोगों ने धैर्य का परिचय दिया है। हमने अपने सैन्य धर्म से भी पूरी दुनिया को परिचय कराया है। और पाकिस्तान में जो मौजूद आतंकवादी ढांचे थे, केवल उन्हीं को हमने टारगेट किया है। किसी सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट पर अथवा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर हम लोगों ने कोई भी आक्रमण नहीं किया है। मर्यादाओं का हम लोगों ने पूरी तरह से पालन किया है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, यदि भविष्य में इस प्रकार की हरकत होती है तो इसी ताकत के साथ हम आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे जिस भी रूप में हमको जवाब क्यों न देना हो। साथियों, एक्सट्रीम ब्रेवरी और फियरलेस स्ट्रगल से बढ़कर श्री अल्लूरी सीताराम राजू का जीवन सोशल यूनिटी की भी अपने आप में एक मिसाल थी। वो सिर्फ विदेशी शासन के खिलाफ एक वॉरियर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने कास्ट और क्लास की दीवारों को भी तोड़ने का काम किया। वे भले ही क्षत्रिय परिवार में जन्मे, लेकिन आज भी उन्हें देश याद करता है, एक आदिवासी योद्धा के रूप में उन्हें याद करता है। सोचिए, इससे बड़ा सोशल यूनिटी का संदेश और दूसरा क्या हो सकता है। साथियों, अल्लूरी जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व, रियल लीडरशिप वो होती है जो जाति पात से ऊपर उठकर हर समुदाय को अपनाता है और सबको साथ लेकर चलता है। उनकी विरासत हमें बताती है कि हम डिस्क्रिमिनेशन की दीवार गिराएंगे और एकजुट होकर एक लक्ष्य, एक भविष्य, एक भारत के लिए हम आगे बढ़ेंगे। लक्ष्य यही होना चाहिए, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, न्याय सभी को लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए। साथियों, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 11 वर्षों की ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस की यात्रा को भी हम आज याद करना चाहते हैं। इन वर्षों में हमने सिर्फ सड़कें और मकान ही नहीं बनाए, बल्कि हिस्ट्री और अपनी रूट से जुड़ाव को फिर से मजबूत किया है। विकास की भी चिंता की है और साथ ही साथ विरासत की भी चिंता की है। इस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं। साथियों, अब अल्लूरी सीताराम राजू जैसे वीर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को वह सम्मान और वह पहचान दी जा रही है जिसके वे सच में हकदार थे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश उन अनसंग हीरोज को श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने केवल अपने नाम से ही नहीं बल्कि विश्वास, त्याग और बलिदान से इस देश की सेवा की है। साथियों, भारत की आदिवासी जनजातियां सिर्फ स्टैटिस्टिकल नंबर्स नहीं हैं, बल्कि हमारी सभ्यता की धड़कन है और यह हमारी संस्कृति की आत्मा है। 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी बहनों भाइयों, जो देश की 8.6% आबादी है, राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान प्राइसलेस है, अनमोल है।
सदियों से उन्होंने रिच ट्रेडिशंस और लैंग्वेजेज और नॉलेज को सजो कर रखा है। वे नेचर के साथ तालमेल में जीने की कला अच्छी तरीके से हमारे आदिवासी भाई बहन जानते हैं। बैलेंस, रेस्पेक्ट और सस्टेनेबल लिविंग का रास्ता यदि कोई दिखाता है तो सचमुच हमारे आदिवासी भाई दिखाते हैं। मेरे बहनों भाइयों, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी उनके करेज और मॉरल फोर्स का जिक्र हुआ है। ट्राइबल्स के करेज और मॉरल फोर्स का जिक्र हुआ है। आज जब हम नए भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, हम सभी का यह कर्तव्य है कि आदिवासी समाज को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाएं। और ये कोई एहसान उनके ऊपर नहीं होगा, बल्कि मैं समझता हूं उनके हक का, उनके अधिकारों का यह एक सम्मान होगा। साथियों, पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए कई ऐतिहासिक योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिससे इंक्लूसिव डेवलपमेंट को मजबूती मिली है। प्राइम मिनिस्टर ट्राइबल डेवलपमेंट मिशन के तहत 1612 करोड़ मंजूर किए गए हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल योजना से आदिवासी बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन आज दी जा रही है। अभी तक 728 स्कूलों को मंजूरी दी जा चुकी है। साथियों, स्किल इंडिया मिशन ने लाखों नौजवानों को रोजगार और स्किल से जोड़ा है। वोकल फॉर लोकल योजना से ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस और ट्रेडिशनल नॉलेज को देश विदेश में इस समय बाजार मिला है। 50,000 से अधिक फॉरेस्ट वेल्थ ग्रुप और 4,000 से अधिक डेवलपमेंट सेंटर्स ने फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ब्रांडेड प्रोडक्ट में बदलकर रोजगार का एक साधन बनाया है। साथियों, हमारी लोकतांत्रिक यात्रा का एक गौरवपूर्ण वह पल तब आया जब इस सरकार में देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिली है। अब भारत के इतिहास में पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति मिली है। 75 साल में पहली बार सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हमारी राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की, जो आदिवासी समाज से आती हैं, और यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है कि वह उड़ीसा के आदिवासी इलाकों से निकलकर आज यहां तक वो पहुंच पाई हैं। साथियों, मैं एक बात और कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि खासी, गारो, मिजो और कोल जैसे आदिवासी आंदोलनों ने भी भारत की आजादी की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महारानी दुर्गावती का साहस, रानी कमलापति का बलिदान यह देश कभी नहीं भूल सकता है। वीर महाराणा प्रताप की गाथा भी अधूरी है अगर हम उन आदिवासी भाइयों को याद न करें जिन्होंने उनके साथ लड़ते हुए अपनी जिंदगी खपा दी, अपनी जिंदगी समाप्त कर दी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। साथियों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अगणित आदिवासी वीरों ने अतुलनीय त्याग और शौर्य दिखाया, जिनकी विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है। साथियों, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। वह भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, ताकि पूरे देश में आदिवासी वीरों के साहस और योगदान को समुचित सम्मान मिल सके। साथियों, 2024 से 2047 तक का समय सिर्फ आजादी की याद का नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समान भारत के निर्माण का संकल्प है। एक ऐसा भारत जहां विकास भी होगी, विरासत भी होगी, दोनों साथ साथ चलेंगे, जहां मॉडर्निटी यानी आधुनिकता का मतलब अपनी जड़ों को भूलना नहीं, बल्कि उन्हीं से ताकत लेना होगा। यही है विकसित भारत का सार, यही है विकसित भारत का तत्व। एक ऐसे भारत जो अपनी सांस्कृतिक विरासत पर तो गर्व करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर खड़ा है और युवाओं के सपनों से वह इंस्पायर्ड है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अपनी रिच ट्रेडिशंस और अपनी अपार क्षमता के साथ इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, आइए आज हम सब संकल्प लें श्री अल्लूरी सीतारमन जी गारू की गाथा हर स्कूल और हर घर घर तक पहुंचाएंगे। हर जनजाति, हर जंगल, हर आवाज विकसित भारत की यात्रा में शामिल हो, और सबसे बड़ा संकल्प एक ऐसा भारत बनाएं जो निडर हो, न्यायपूर्ण हो और सबके लिए अवसरों से भरा हो।
साथियों, अंत में अल्लूरी सीताराम राजू जी की जयंती पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि उनकी सोच में केवल रिवॉल्यूशन ही नहीं था, बल्कि अपने लोगों के लिए एक डीप इमोशन भी था। उन्होंने ट्राइबल भाई बहनों की तकलीफ को समझा, उनकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया और उनकी एक आवाज बनकर वह सामने आए। आज उनकी 120th जयंती पर हम सब अपनी तरफ से यही कर सकते हैं कि हम यह प्लेज लें, यह प्रतिज्ञा करें कि हम उनके बताए रास्ते पर चलते हुए राष्ट्र और समाज के लिए तथा मार्जिनलाइज सेक्शन के डेवलपमेंट के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अल्लूरी सीताराम राजू जी की स्मृति के प्रति नमन करते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की।